हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एनवीएस का पेपर और इस पेपर से हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस बच गए वो हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 20 क्वेश्चंस बचे हैं इनमें से 2 क्वेश्चंस तो शॉर्ट एंड स्वीट है, 51 और 52 नंबर। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए हैं वो पैराग्राफ टाइप के हैं, यानी पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको सॉल्व करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन्हीं में से एग्जाम जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स आपके पास अवेलेबल है, आपके पास मिलेंगे जो भी, उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें, उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। चलिए हम फटाफट से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी ईयर्स डज द ब्लड कैन बी स्टोर्ड इन ऑटोलॉगस डोनेशन और इलेक्टिव फ्लेबोटॉमिंग। देखिए, ऑटोलॉगस डोनेशन का मतलब हो गया कि स्वेच्छा से कोई पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है। बहुत सारे ब्लड कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। कोई मंत्री आता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया। कोई जयंती आती है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया। और कोई त्यौहार वगैरह कुछ भी मतलब होता रहता है प्रोग्राम, तो उस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह है वो लगते रहते हैं। तो ये जो ब्लड डोनेशन जो हुआ है वो ऑटोलॉगस हुआ है, मतलब स्वेच्छा से हुआ हो, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर, इलेक्टिव फ्लेबोटॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के थ्रू अगर आपने ब्लड कलेक्शन किया हो, ये जो ब्लड है इस ब्लड को कितने दिनों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, ये सिंपली आपको सवाल पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन 4, अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक हम इस ब्लड को स्टोर करके रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन विच स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की बहुत सारी अलग अलग स्टेज वगैरह होती है, उनमें से वो कौन सी स्टेज है जिसमें हीमोग्लोबिन अपीयर्स हो जाती है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो स्टेज है इसके अंदर हीमोग्लोबिन्स क्या हो जाती है, अपीयर हो जाती है। अगला सवाल देखिए, और ये पैराग्राफ का सवाल आ चुका है। इसी प्रकार से पैराग्राफ के सवाल जो भी रिमेनिंग बच गए हैं वो सारे के सारे पैराग्राफ के सवाल है। टॉपिक है ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी का एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कुछ बताया गया है और उसी में से आपको सवाल पूछे गए हैं। तो पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इस पैराग्राफ को। देखिए, ectopic pregnancy is a non-complication of pregnancy that can carry a high rate of morbidity and mortality when not recognized and treated promptly। ectopic pregnancy एक प्रकार का प्रेगनेंसी का क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, अगर इस ectopic प्रेगनेंसी को टाइम से रिकॉग्नाइज ना करे, पहचाने ना और ना ही इसको ट्रीट करे, तो ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये क्या करेगी, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की रेट को क्या कर देगी, हाई कर देगी, इंक्रीज कर देगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो नॉर्मल यूट्रस है वहाँ पर जो इम्प्लांटेशन होना चाहिए था वो इम्प्लांटेशन वहाँ पर ना होकर अदर किसी जगह पर हो रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोस्तों, आगे इसी की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आएगी, बट थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। आगे देखिए, it is essential that providers maintain a high index of suspicion for an ectopic in their pregnant patients, as they may present with pain, vaginal bleeding and more vague complaints which such as nausea and vomiting। जिन भी महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होती है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसके बाद में उनकी जो चीफ कंप्लेंट्स होंगी वो होगी एक्टो पेन, बहुत ज़्यादा दर्द उनको होगा, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द यूट्रस अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो ग्रोथ भी आउटसाइड ही करेगा यूट्रस के, तो पेन तो होना ही है। साथ ही साथ वेजिनल ब्लीडिंग भी होगी, और एक चीफ कंप्लेन और उनकी तरफ से आपको सुनने को मिलेगी, वो होगी नोज़िया एंड वॉमिटिंग। उल्टियाँ भी होगी और घबराहट भी रहेगी, चक्कर भी आएंगे। तो ये कंडीशंस भी उन महिलाओं के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये जो कंप्लेंट्स वगैरह है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलती है। आगे देखिए, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इन्वॉल्व्स ए इंटरप्ले ऑफ केमिकल, हार्मोनल एंड एनाटॉमिकल इंटरेक्शंस एंड कंडीशंस टू अलाउ फॉर वायबल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन के दौरान और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के दौरान कुछ केमिकल्स जो है, कुछ हॉर्मोन्स वगैरह हो सकते हैं और कुछ एनाटॉमिकल जो इंट्रैक्शंस वगैरह है ये होते रहते हैं।
हार्मोनल चेंजेस भी होंगे, इम्प्लांटेशन जब होगा और फर्टिलाइजेशन जब होगा उस दौरान भी हार्मोनल चेंजेस होंगी, कुछ केमिकल सिक्रेशंस भी होंगे। तो ये सारी इंटरेक्शंस की वजह से, इन सभी के इंटरप्ले की वजह से जो इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है वो क्या बनती है, वायबल बनती है। मतलब बच्चा जो है वो जीवित रहता है और बच्चा अच्छे से ग्रो करता रहता है। किसकी वजह से, केमिकल, हार्मोनल एंड एनाटॉमिकल इंटरेक्शंस की वजह से। आगे देखिए, मच of this system is outside the scope of article, but the most relevant anatomical components to our discussion on the ovaries, fallopian tube, uterus, egg and sperm। वैसे इसके रिगार्डिंग अलग अलग जो है आर्टिकल्स बताए गए हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ हम जो डिस्कस करेंगे वो बातें जिनके बारे में डिस्कस करेंगे वो होंगी ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, एग एंड स्पर्म के बारे में। तो देखिए ओवेरीज के बारे में इन्होंने क्या कहा है, ovaries are the female reproductive organs located to both lateral aspects of the uterus in the lower pelvic region। ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक ऑर्गन है और ये जो ओवरी है ये लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस यानी यूट्रस के दोनों तरफ लोअर पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होती है, प्रेजेंट होती है। साथ ही आगे देखिए, ओवरीज सर्व्स मल्टीपल फंक्शंस, वन ऑफ विच इज टू रिलीज एन एग ईच मंथ ऑफ पोटेंशियल फर्टिलाइजेशन। ओवेरीज के वैसे तो मल्टीपल यानी अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन उनमें से एक फंक्शन ये भी है कि ये एग रिलीज करती है, मतलब ओवम रिलीज करती है हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, ओवम सिक्रेट होता है। तो ये जो एग है वो हर महीने सिक्रेट होता है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब जब स्पर्म ओवम के साथ इंटरेक्ट होगा, कनेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये कौन रेस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, एग्स के साथ में स्पर्म जब मिलेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। आगे देखिए, द फैलोपियन ट्यूब आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट सर्व्स एज ए कंडक्ट टू अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ द फीमेल एग्स फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, जो फीमेल एग है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फीमेल जो भी है वो क्या करती है, फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब वाला जो पार्ट होता है वो एग को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है फैलोपियन ट्यूब से, मतलब ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एग होते हुए यूट्रस के अंदर जाता है, यूट्रस के अंदर जाता है। और वहाँ पे जैसे मतलब जो स्पर्म वगैरह है, अगर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ है तो ये फिर भी ये ट्रांसपोर्ट करता रहेगा और यूट्रस के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। अगर ये जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है ये अगर यहीं पर इम्प्लांट हो जाए फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो ये फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर माना जाएगा, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये मानी जाएगी। आगे देखिए, द एम्ब्रियो विल देन इम्प्लांट्स इनटू एंडोमेट्रियल टिश्यूज विद इन द यूट्रस। जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट कहाँ पे होता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियल टिश्यूज के अंदर। आगे देखिए, एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स व्हेन द फिटल टिश्यूज इम्प्लांट समवेयर आउटसाइड द यूट्रस और अटैचिंग टू एन एबनॉर्मल और स्कार्ड पोर्शन ऑफ द यूट्रस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम किसको कहेंगे, जब फिटल टिश्यूज़ जो है वो इम्प्लांट्स का हो जाए आउटसाइड द यूट्रस, मतलब यूट्रस के बाहर कहीं पर भी, यूट्रस के अलावा अगर किसी भी पार्ट में इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। या फिर स्कार्ड टिश्यू बना हुआ है या फिर स्कार्ड पोर्शन है या फिर यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मल पोर्शन बना हुआ है और वहाँ पे अगर वो जो एम्ब्रियो है या फिर फिटल टिश्यू है वो इम्प्लांट हो जाए तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर मेथोट्रेक्सेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट modalities in hemodynamically stable women with a non-ruptured ectopic pregnancy। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं से सवाल पूछे जाएंगे तो आप सभी इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर मेथोट्रेक्सेट, IM मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें की जाती है जो क्या रहती है, सेफ रहती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ठीक करने के लिए। और ये जो सर्जिकल प्रोसीजर किया जा रहा है ये नॉन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए किया जा रहा है। जो इंट्रामस्कुलर मेथोट्रेक्सेट एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है ये भी नॉन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए ही परफॉर्म किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल भी पूछे जाएंगे। आगे देखिए, पेशेंट्स विथ रिलेटिवली लो HCG लेवल्स वुड बेनिफिट फ्रॉम सिंगल डोज मेथोट्रेक्सेट प्रोटोकॉल।
अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखी है और उस महिला में एससीजी का लेवल क्या आ रहा है, लो आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तो उन महिलाओं को सिंगल डोज मेथोट्रेक्सेट जो है वो एडमिनिस्टर करवाई जाती है। अगर यहीं एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ मिले, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ में एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ मिले, तो ये सिंगल डोज की जगह क्या हो जाएगा, डबल डोज हो जाएगा मेथोट्रेक्सेट का। देखिए आगे यही लाइन है, पेशेंट्स विथ हायर एससीजी लेवल्स में नेसेसिटेट 2 डोज रेजिमेंट्स सर्जिकल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग साल्पिंजोस्टोमी एंड साल्पिंजेक्टमी। देखिए यहाँ पे अगर हायर एससीजी लेवल होता है तो 2 डोज कर दीजिए, अगर लो एससीजी लेवल होता है तो सिंगल डोज से काम चला लीजिए। साथ ही यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिनके नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं, साल्पिंजोस्टोमी कर सकते हैं और साल्पिंजेक्टमी कर सकते हैं। ये 2 सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर से भी इसको ठीक किया जा सकता है। आगे यहाँ पे जो सवाल पूछे गए इस पैराग्राफ से रिगार्डिंग वो देख लीजिए। पहला सवाल पूछा गया, ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एक्टोपिक प्रेगनेंसी विथ लो एससीजी लेवल, जो अभी भी मैंने आपको बताया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर किसी को हुई है और उसमें एससीजी का लेवल क्या हुआ है, लो हुआ है, बहुत लो एससीजी का लेवल है, तो कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, बिल्कुल अभी आपको मैंने बताया सिंगल डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट मेडिसिन। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने ये भी आपको बता ही दिया है कि डबल डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट मेडिसिन जो है वो इंक्रीज यानी हाई एससीजी लेवल में यूज़ करनी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ में अगर हाई एससीजी लेवल है तो डबल डोज यूज़ करनी है, और अगर लो एससीजी लेवल है तो सिंगल डोज जो है मेथोट्रेक्सेट की वो यूज़ करनी है। अगला सवाल देखिए, पैराग्राफ वही है, पढ़ते रहिएगा आप। एक बार पैराग्राफ पढ़ा दिया है तो 3-4 क्वेश्चंस इसी पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। When a fertilized egg implants itself outside the womb, usually in one of the fallopian tubes, can be diagnosed as। अगर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट्स जो है आउटसाइड वुम्ब यानी यूट्रस के आउटसाइड कहीं पर भी वो इम्प्लांटेशन हो रहा है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, मान सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हुआ और वहीं पर वो इम्प्लांटेशन हो गया, तो ये जो कंडीशन है, ये डायग्नोसिस है, वो पूछा गया है कौन सी कंडीशन से डेवलप होगी। आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। अगला सवाल देखिए, पैराग्राफ वही है, which of the following that transport the egg from the ovaries to the uterus। वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो एग को ओवरी से यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करती है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, फैलोपियन ट्यूब। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया है और सभी सवालों के जवाब आपके पैराग्राफ के अंदर अवेलेबल है। वही पैराग्राफ है, अगला सवाल, चौथा सवाल आ चुका है इसी पैराग्राफ से। Which one of the following is the procedure of choice when unruptured tubal pregnancy is found in women who want to preserve their fertility। अभी भी मैंने आपको बताया था अगर अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो उसमें कौन सा प्रोसीजर हम कर सकते हैं, कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर हम कर सकते हैं जिससे कि उस महिला की फर्टिलिटी को हम प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन 4, लाइनर साल्पिंजोस्टोमी। लाइनर साल्पिंजोस्टोमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अगले पैराग्राफ से हैं। पैराग्राफ है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, टॉपिक है लीवर सिरोसिस। बिल्कुल जो भी दारू पीते हैं उनमें ये कंडीशंस देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उन लोगों में लीवर सिरोसिस होता है, और इसी टॉपिक को यहाँ पे पहले पढ़ना है, उसके बाद में आंसर्स देने हैं। देखिए, सिरोसिस इज डिफाइंड एज द हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रीजनरेशन नोड्यूल्स सराउंडेड बाय फाइब्रस बैंड्स इन रेस्पॉन्स टू क्रॉनिक लिवर इंजरी दैट लीड्स टू पोर्टल हाइपरटेंशन एंड एंड स्टेज लिवर डिजीज। सिरोसिस की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। सिरोसिस का मतलब होता है जो फाइब्रस बैंड्स बने होते हैं उनमें जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें मतलब वो रीजनरेट होते हैं। रीजनरेट नोड्यूल्स कहाँ पे होंगे, फाइब्रस बैंड्स के अंदर, और ये क्या करते हैं, ये क्रोनिक लीवर इंजरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन, पेशेंट्स को क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, और एंड स्टेज लीवर डिजीज भी हो सकती है। देखिए साथ ही, एट प्रेजेंट लिवर ट्रांसप्लांटेशन रिमेन्स द ओनली क्यूरेटिव ऑप्शन फॉर द सिलेक्टेड ग्रुप्स of patient, but pharmacological therapies that can halt progression to decompensated cirrhosis or even reverse cirrhosis are currently being developed। यानी प्रेजेंट टाइम में लिवर सिरोसिस का मात्र एक ही इलाज है, वो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लिवर को बदला दीजिए, तभी
पेशेंट सर्वाइव कर पाएगा। यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र क्यूरेटिव ऑप्शन है। साथ ही साथ कुछ फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ भी हम दे सकते हैं और उससे हम कम्प्लीटली ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन लीवर सिरोसिस की जो डिजीज कंडीशन है इसकी प्रोग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, डिकम्पनसेट कर सकते हैं। बाकी जो इसका कन्फर्मेटरी जो ट्रीटमेंट होगा वो तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही होगा। अगर लीवर सिरोसिस हुआ है तो मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाएगा, सिर्फ हम लीवर सिरोसिस की जो प्रोग्रेशन है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, डिकम्पनसेटेड कर सकते हैं। बाकी इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही होगा। आगे देखिए, फाइब्रोसिस डिस्क्राइब्स एनकैप्सुलेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यूज बाय कोलेजिनस स्कार। फाइब्रोसिस का मतलब होता है एनकैप्सुलेशन होना या फिर इंजर्ड टिश्यूज़ का, जो इंजर्ड टिश्यूज़ है उनमें रिप्लेसमेंट होना। किस चीज़ का? कोलेजिनस स्कार। मतलब कोई भी इंजर्ड टिश्यूज़ है अगर वो रिप्लेस हो रहे हैं या फिर एनकैप्सुलेशन हो रहे हैं तो उसके वो किसकी वजह से हो रहे हैं? कोलेजिनस स्कार। मतलब कोलेजिनस स्कार वहाँ पे बन जाएगा, तो इस टाइम को हम बोलेंगे फाइब्रोसिस। आगे देखिए, लीवर फाइब्रोसिस रिजल्ट्स फ्रॉम द perpetuation of the normal wound healing response resulting in an abnormal continuation of fibrogenesis, connective tissues production and deposition। फाइब्रोजीनेसिस का मतलब होता है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का प्रोडक्शन होना और उनका डिपोजिशन होना। तो लीवर फाइब्रोसिस का मतलब क्या हो गया कि जो वुंड वगैरह बना है वो नॉर्मल वुंड क्या हो रहा है? हील हो रहा है। किसकी वजह से? एबनॉर्मल जो कंटिन्यूएशन हुआ है, फाइब्रोजीनेसिस हुआ है। फाइब्रोजीनेसिस से वो क्या होता रहता है? ठीक होता रहता है। इसमें क्या होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं और वो एक जगह डिपोजिट होते रहते हैं और वो क्या करते हैं? स्कार बना लेते हैं और वो उस इंजरी को, उस वुंड को ठीक कर देते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे भी कोई भी आपको खरोंच आती है तो वहाँ पे स्कार बन जाता है। वो स्कार जो बनता है वो मतलब रीजनरेट होती है, वहाँ पे वो स्किन क्या होती है? रीजनरेट होती है। और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा गया था इसी पेपर में। केराटिनोसाइट जो सेल्स होती है वो रीजनरेशन के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। इसी पेपर में ये सवाल पूछा भी जा चुका है। अगला आगे देखिए, इसी के अंदर फाइब्रोसिस प्रोग्रेशन एट वेरिएबल रेट डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ लिवर डिजीज एनवायरमेंटल एंड होस्ट फैक्टर्स। जो फाइब्रोसिस की प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है अलग अलग वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे कि लीवर डिजीज़ के कुछ कॉजेज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी, एनवायरमेंटल कॉजेज़ के ऊपर, और जो होस्ट फैक्टर है इनके ऊपर डिपेंड करेगी। आगे देखिए, सिरोसिस इज़ एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ लिवर फाइब्रोसिस दैट इज़ अकम्पेन्ड बाय डिस्टॉर्शन ऑफ द हेपेटिक वेस्कल्चर। सिरोसिस जो है वो एडवांस स्टेज की लिवर फाइब्रोसिस है जिसमें क्या होता है? डिस्टोरेशन होता है। जो भी हिपेटिक वेस्कल्चर हो रही है, हिपेटिक वेस्कल्चर में क्या हो रहा है? डिस्टोर्शन हो रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहा है। आगे देखिए, इट लीड्स टू शंटिंग ऑफ द पोर्टल एंड आर्टेरियल ब्लड सप्लाई डायरेक्टली इनटू द हिपेटिक आउटफ्लो सेंट्रल वेन्स, compromising exchange between hepatic sinusoids and the adjacent liver parenchyma, that is hepatocytes। तो यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि जो यहाँ पे कंडीशंस डेवलप हो रही है इसकी वजह से क्या होगा? जो पोर्टल आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है, जो संटिंग वगैरह बनी है, ये जो संटिंग है या फिर जो पोर्टल आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो डायरेक्टली हेपेटिक जो आउटफ्लो होता है सेंट्रल वेंस के थ्रू वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा और वो एक्सचेंज हिपेटिक साइनोसॉइड्स एंड जो लिवर पैरेंकाइमा है इसके बीच में जो एक्सचेंज वगैरह होता रहता है वह एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। जैसे कि हिपेटोसाइट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, हिपेटोसाइट्स जो सेल्स हैं उनके अंदर ब्लड वगैरह है, उनका आउटफ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। द हिपेटिक साइनोसॉइड्स आर लाइन्ड बाई फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलिया which rest on the sheet of permeable connective tissues, the space of Disse, which contains hepatic satellite cells HSC and some mononuclear cells। तो जो हिपेटिक साइनोसॉइड्स है वो उसकी जो लाइनिंग होती है वो एंडोथीलिया से बनी होती है, फेनिस्ट्रेटेड एंडोथीलिया की वो बनी होती है और ये जो एक शीत होती है उससे कनेक्ट होती है, मतलब रेस्ट ऑन ए शीत, एक शीत के अंदर ये रेस्ट मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होती है जो परमिएबल कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती है जिसका नाम है स्पेस ऑफ डिस। स्पेस ऑफ डिस, यहाँ से सवाल वगैरह पूछे जाएंगे तो पैराग्राफ को आप अच्छे से देखिए। जो क्या करती है, जो हिपेटिक सैटेलाइट सेल्स है
ये कंटेन करती है, साथ ही साथ कुछ मोनोन्यूक्लियर सेल्स को भी कंटेन करती है। आगे देखिए, द अदर साइड ऑफ द स्पेस ऑफ डिश इज लाइंड बाय हेपेटोसाइट्स विच एग्जीक्यूट मोस्ट ऑफ नॉन लीवर फंक्शंस। यानी जो स्पेस ऑफ डिश है ये हेपेटोसाइट्स की लाइनिंग इसके ऊपर जस्ट होती है, जो क्या करती है, कुछ लीवर फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। आगे देखिए, इन लीवर सिरोसिस या इन सिरोसिस द स्पेस ऑफ डिश is filled with scar tissues and endothelial fenestrations are lost and process termed sinusoidal capsularization। मतलब जो स्पेस ऑफ डिसीज है, जब सिरोसिस की कंडीशन डेवलप होगी तो इसमें क्या होगा, स्पेस ऑफ डिसीज के अंदर क्या हो जाएगा, स्कार टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब स्कार टिश्यूज़ से भर जाएगी और जो एंडोथेलियल जो फेनिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, मतलब ये तो लुप्त हो जाएगी। एंडोथेलियल फेनिस्ट्रेशन वहाँ से विलुप्त हो जाएगी और वहाँ पे स्कार टिश्यूज़ बन जाएंगे, ये फिलअप हो जाएंगे और इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, साइनोसॉइडल कैपिलराइजेशन। तो ये वैसे एमबीबीएस लेवल का ये टॉपिक है, लेकिन ये अपने को नर्सिंग में भी पढ़ना है। ये सवाल पूछा गया है, मतलब ये पैराग्राफ अगर दिया गया है तो ये आपको अच्छे से पढ़ना ही है। आगे देखिए, हिस्टोलॉजिकली cirrhosis is characterized by vascularized fibrotic septa that link portal tracts with each other and with central veins leading to hepatocyte islands that are surrounded by fibrotic septa and which are devoid of central vein। ये जो वेस्कुलराइज्ड हुई है, वेस्कुलराइज्ड जो फाइब्रोटिक सेप्टा है उसके कुछ कैरेक्टराइज्ड आपको यहाँ पर बताया गया। ये किससे जुड़ी है, पोर्टल ट्रैक्ट से जुड़ी होती है, साथ ही साथ ये सेंट्रल वेंस के साथ में भी जुड़ी होती है। और इसका जो लीडिंग कोज होगा वो क्या होगा, हेपेटोसाइट्स जो इजलैंड्स है वो चारों तरफ बन जाएगी फाइब्रोटिक सेप्टा के, और साथ ही साथ ये डिवाइड करेगी सेंट्रल वेंस को। आगे देखिए, द मेजर क्लिनिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ सिरोसिस आर impaired hepatocytes liver functions and increased intrahepatic resistance, portal hypertension and the development of hepatocellular carcinoma and CC। यानी जो मेजर जो क्लिनिकल सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल जो साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे लीवर सिरोसिस की वजह से, वो क्या होंगे, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन या फिर इम्पेयर्ड हेपेटोसाइट फंक्शंस होंगे। साथ ही साथ जो पोर्टल हाइपरटेंशन है यानी इंट्राहीपेटिक जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, यानी पोर्टल हाइपरटेंशन भी बढ़ जाएगा, तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब कैंसर भी हो सकता है जो हेपेटिक सेल्स वगैरह होती हैं उनमें। आगे देखिए, द जनरल सर्कुलेटरी एब्नॉर्मलिटीज इन सिरोसिस, स्प्लेनिक वेजोडाइलेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड hypoperfusion of kidneys, water and salt retention, increased cardiac output are intimately linked to hepatic vascular alteration and the resulting portal hypertension। यानी जनरल जो सर्कुलेशन एबनॉर्मलिटीज होगी सिरोसिस के अंदर वो क्या होगी, स्प्लेनिक वेजोडाइलेशन होगी, मतलब वेजोडाइलेशन भी हो सकता है या फिर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है, और इसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन वगैरह होगा किडनीज के अंदर। हाइपोपरफ्यूजन होगा तो वाटर और साल्ट का रिटेंशन भी ज़्यादा होगा, अगर वाटर और साल्ट अगर रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है पोर्टल हाइपरटेंशन होगा ही होगा। आगे देखिए, cirrhosis and its associated vascular distortion and traditionally considered to irreversible, but recent data suggest to cirrhosis regression or even reversal is possible। यानी जो cirrhosis की कंडीशन है ये वैस्कुलर डिस्टोर्शन जो कंडीशन है ये क्या है, वैसे तो इरिवर्सिबल है, मतलब इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंटली जो रिसेंटली जो डाटाज बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये रिवर्सिबल हो चुकी है, मतलब इसको अब ठीक भी किया जा सकता है। तो ये पूरा पैराग्राफ था। अब इसके जो 3-4 सवाल जो पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इन सिरोसिस द स्पेस ऑफ डिसीज इज़ फिल्ड विथ, अभी भी मैंने आपको बताया था स्कार टिश्यूज़ जो है उससे स्पेस ऑफ डिसीज फिलअप हो जाता है, कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, स्कार टिश्यू ऑप्शन सेकंड। अगला सवाल देखिए, पूरा पैराग्राफ वो का वही है तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे सवाल देखिए,
liver tissues is replaced with fibrotic tissues that alters the normal functions of liver is called as। मतलब सिरोसिस की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है, लिवर टिश्यूज़ जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे फाइब्रोटिक टिश्यूज़ में। मतलब लिवर टिश्यूज़ कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, फाइब्रोटिक टिश्यूज़ में, और वो क्या करेंगे, जो लीवर है उसके नॉर्मल फंक्शंस को अल्टर करेंगे, मतलब चेंज कर देंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिरोसिस। ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वो भी इसी टॉपिक से है, मतलब इसी पैराग्राफ से हैं। इंक्रीज्ड प्रेशर इन द पोर्टल वेनस सिस्टम इज ड्यू टू, मतलब जो पोर्टल वेनस के अंदर या फिर पोर्टल वेनस सिस्टम के अंदर प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है उसका रीजन आपको पूछा गया है, किसकी वजह से या फिर किस कारण से ये पोर्टल वेनस सिस्टम के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अलग अलग रीजन है, मैंने आपको बताया था, स्प्लेनिक कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, स्प्लेनिक वेजोडाइलेशन वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ स्प्लेनिक वेजोडाइलेशन दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लेनिक वेजोडाइलेशन। अगला सवाल देखिए, इसी टॉपिक से हैं। What is the most common form of liver cancer often seen in people with chronic liver disease like cirrhosis? अभी मैंने कैंसर का नाम भी आपको बताया था, हिपेटोसेलुलर कैंसर, HCC। अभी आपने पढ़ा होगा पैराग्राफ के अंदर, फिर से देख लीजिएगा HCC वर्ड आपने। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट कॉमन फॉर्म आपको पूछी गई लीवर कैंसर की, जो मोस्ट ऑफ क्रोनिक लीवर डिजीज के पेशेंट्स के अंदर, पीपल्स के अंदर देखने को मिलती है, वो कौन सी होगी। तो आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, हिपेटोसेलुलर कैंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगले पैराग्राफ से है, और पैराग्राफ जो है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कम्युनिकेशन का ये टॉपिक है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये टॉपिक है, ब्लड से रिलेटेड ये आपको पैराग्राफ दिया गया है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज अराउंड द बॉडी थ्रू ए लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है वो अलग अलग प्रकार के जितने भी सब्सटेंस वगैरह होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और ये इसका लार्ज नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स। मतलब बॉडी के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क किसका होता है, ब्लड का, और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग सब्सटेंसेज हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। आगे देखिए, इन एडल्ट्स द बॉडी कंटेन्स 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। एक एडल्ट्स जो ह्यूमन बींग होता है उसकी बॉडी के अंदर नॉर्मली 5 से 6 लीटर ब्लड होता ही होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, फ्लूइड्स कॉल्ड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। मतलब इसके अंदर एक जो ये दो पोर्शन से, मतलब दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड्स होता है ब्लड के अंदर, वो फ्लूइड्स जो होता है उसको प्लाज्मा हम कहते हैं, और उसके अंदर ब्लड सेल्स वगैरह भी पाई जाती है, जो प्लाज्मा के अंदर ही पाई जाती है। मतलब जो फ्लूइड हुआ है, फ्लूइड आपने जो कलेक्ट किया है उसी में से सेल्स को डिवाइड करते हैं, मतलब अलग करते हैं, और जो प्लाज्मा बचा है उसको हम अलग करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो अलग प्रोसेस है, लैब की प्रोसेस है। उसमें जो ब्लड वगैरह है उसको कलेक्ट करने के बाद उसको अलग अलग मशीनों से तैयार किया जाता है और उसको रख दिया जाता है, तो उसमें जो प्लाज्मा है वो अलग हो जाती है और जो सेल्स है वो अलग हो जाती है। आगे देखिए, दिस प्लाज्मा के बारे में यहाँ पे बताया गया है, प्लाज्मा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज मैनली वाटर विथ ए वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेज डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन इट। यानी ये जो प्लाज्मा है ये मेनली वाटर तो होता ही होता है, इसमें सबसे ज़्यादा रेंज में, सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर होता ही होता है, साथ ही साथ कुछ सब्सटेंसेज भी इसके अंदर पाए जाते हैं। दीज इंक्लूड्स, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर मिल जाते हैं, यानी ब्लड के अंदर मिल जाते हैं, और वो अलग अलग बॉडी के जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको सप्लाई करते रहते हैं। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग्स, जो ऑक्सीजन होगी वो लंग्स से किस में मिल जाएगी, ब्लड के अंदर। मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी मिल जाती है और वो अलग अलग पार्ट के अंदर सप्लाई होती रहती है। केमिकल सब्सटेंसेज सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी सेल्स, एग्जाम्पल हार्मोन्स। जैसे जो भी बॉडी सेल्स है उनके द्वारा जो भी केमिकल सब्सटेंसेज जो सिंथेसिस होते रहते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, ये भी ब्लड के थ्रू ही अलग अलग पार्ट्स के अंदर, बॉडी के जो भी पार्ट्स है उनके अंदर सप्लाई होते रहते हैं। साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल सेल्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाई एक्सर्शंस। ये जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो भी ब्लड के थ्रू जाता है और वो किडनी के अंदर जाके वहाँ पे फिल्टर वगैरह होता रहता है, तो वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते रहते हैं वो एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है, मतलब तो थोड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है। देखिए क्या है, देयर आर
थ्री डिस्टिंक्ट ग्रुप्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। इनको अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। पहली है इरिथ्रोसाइट। जो इरिथ्रोसाइट्स है वो क्या है? ब्लड सेल्स है। इरिथ्रोसाइट्स क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड टू ए लेजर एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड ऑल बॉडी सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स क्या करती है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती रहती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है उनको लंग्स हो चाहे फिर वो ऑल बॉडी सेल्स हो, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड्स को बाहर निकालने का काम भी करती है। ऑक्सीजन तो उनको देती देती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालने का काम करती है। आगे देखिए, ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स आर मेनली कंसर्न्ड विथ प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंसेज। जो भी फॉरेन सब्सटेंसेज होते हैं और जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है WBC यानी ल्यूकोसाइट्स। आगे देखिए, दीज आर सेवरल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स विच कैरी आउट देयर प्रोटेक्टिव फंक्शंस इन डिफरेंट वेज। ये अलग अलग प्रकार की ल्यूकोसाइट्स होती है जो अलग अलग अपने फंक्शंस करती है, अलग अलग जो भी डिफरेंट वेज होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दीज सेल्स आर लार्जर एंड लेस नंबरस देन द इरिथ्रोसाइट। मतलब इरिथ्रोसाइट से तो ये कम होती है, लेकिन इसके जो नंबर्स है ये बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मतलब लेस नंबर्स में, लार्ज ये बड़ी होती है लेकिन नंबर्स में क्या होती है? कम होती है। नंबर्स कम होती है लेकिन साइज में क्या होती है? बड़ी होती है। ओके, आगे देखिए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं अगर टाइम में बोले तो। आर टीनी सेल्स फ्रैगमेंट्स एंड प्ले एन एसेंशियल पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट्स होती है वो भी ब्लड सेल्स का ही पार्ट है, जो क्या करता है? एसेंशियल रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अब इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, सबसे पहला था रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। अभी भी मैंने आपको पैराग्राफ के अंदर बताया, इरिथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स यानी WBC वाइट ब्लड सेल्स। अगला सवाल देखिए, इसी टॉपिक से है, इसी पैराग्राफ से हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्लाज्मा इज टू ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट। यानी जो प्राइमरी पर्पज है प्लाज्मा के, वो सभी काम करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स के अलावा चाहे प्रोटीन हो आपका, चाहे हार्मोन हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, ये सभी प्लाज्मा क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। कौन? प्लाज्मा। अगला सवाल देखिए, इसी से रिलेटेड है। सवाल में पूछा गया था ब्लड कॉर्पस्कल्स आर ऑफ डैश काइंड्स। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है 3। मतलब जो सेल्स आपने पढ़ी है अलग अलग, जो 3 इसके पार्ट्स वगैरह पढ़े हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि प्लेटलेट्स हो गई, WBC हो गई, RBC होगी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड। 3 आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इसी पैराग्राफ से पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का जो मुख्य कार्य है, मेन जो फंक्शन है वो क्या है? आपको निम्नलिखित ऑप्शंस में से बताना है। करेक्ट आंसर आपको करना है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन सब्सटेंसेज। फॉरेन सब्सटेंसेज से बचाना, और जो भी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं उनसे या फिर उनके इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, ये किसका काम होता है? ल्यूकोसाइट का। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी ब्लड की इस पैराग्राफ से पूछा गया है। सवाल में पूछा गया, ड्यूरिंग ब्लड कोएगुलेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड बाय। कोएगुलेशन, ब्लड का कोएगुलेशन जो होता है, इसमें जो ब्लड कोएगुलेशन के दौरान जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, प्लेटलेट। प्लेटलेट किस में काम करती है? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था कि जो प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है, वो क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग इसका क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ प्लेटलेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगले टॉपिक से, और टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक्यूट रीनल फेल्योर। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्यूट रीनल फेल्योर इज ए सडन डिक्लाइन द रीनल फंक्शंस यूजुअली मार्क्ड बाय इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एजोटीमिया एंड क्रिएटिनिन ओलिगुरिया लेस देन 500 ml ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, हाइपरकालेमिया एंड सोडियम रिटेंशन। एक्यूट रीनल फेल्योर अचानक से होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो रीनल फंक्शंस होते हैं वो एकदम से डेक्लाइन हो जाते हैं, एकदम से कम हो जाते हैं। मतलब जितना प्रॉपर काम किडनी को करना चाहिए था उतना काम वो नहीं कर पाती है,
एक्यूट रीनल फेल्योर की वजह से। और जब एक्यूट रीनल फेल्योर किसी भी पर्सन को होगा तो कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से डायग्नोसिस या फिर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इसको एक्यूट रीनल फेल्योर ही हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ साइन सिम्टम्स दे रखे हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की कंसनट्रेशंस बढ़ जाएगी, BUN लेवल बढ़ जाएगा, जिसको टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एजोटेमिया। क्या बोलते हैं? एजोटेमिया, मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाना, मतलब एजोटेमिया। तो यहाँ पे आगे देखिए क्रेटिनिन जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा और ओलिगोरिया की कंडीशन होगी। ओलिगोरिया का मतलब हो गया कि 500 ml से कम अगर 24 घंटे में कोई पर्सन यूरिन पास आउट कर रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगी ओलिगोरिया। हाइपर कैलेमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है, तो पोटेशियम का लेवल भी बढ़ जाएगा। उसकी वजह से हाइपर कैलेमिया भी होगा और सोडियम रिटेंशन भी होगा, सोडियम रिटेंशन भी होगा। ओलिगोरिया की कंडीशन हो रही है, मतलब वाटर भी कंप्लीटली प्यूरिफाई होकर वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, ओलिगोरिया की कंडीशन डेवलप हो रखी है, तो सोडियम का रिटेंशन भी हो जाएगा। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स यहाँ पे दे रखे, ये भी आप जरूर याद रखिए। एक्यूट रीनल फेल्योर सडनली डिक्लाइनिंग, मतलब जो रीनल फंक्शंस है ये अचानक से एकदम से कम जो फंक्शंस है वो कर देती है, ये जो कंडीशन है वो, और उसकी वजह से जो BUN लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा, ओलिगोरिया की कंडीशन डेवलप होगी और सोडियम रिटेंशन होगा, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन होगी। अब आगे देखिए क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एक्यूट रीनल फेल्योर जो है उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री रीनल फेल्योर। प्री रीनल फेल्योर में क्या होगा? रिजल्ट्स फ्रॉम कंडीशंस दैट इंटरप्ट दैट द रीनल ब्लड सप्लाई thereby reducing renal perfusion, hypovolemia, shock, hemorrhage, burns, impaired cardiac output, diuretic therapies। प्री रीनल फेल्योर का मतलब हो गया कि जो ये कंडीशन है इसके अंदर क्या होगा, जो रीनल ब्लड सप्लाई है, जो रीनल ब्लड सप्लाई है, रीनल परफ्यूजन है, वो क्या हो जाएगा? एकदम से रुक जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कंडीशंस जो कहलाएगी वो होगी प्री रेनल फेल्योर। इसमें क्या होगा? अगर प्री रेनल फेल्योर किसी को होता है तो हाइपोवोलीमिया उस पर्सन को होगा, शॉक की कंडीशन में जा सकता है, हैमरेज होगा, बायंस हो सकता है, इम्पेयर्ड कार्डियक आउटपुट होगा, डायूरेटिक थेरेपीज़ जो है इसकी वजह से भी प्री रेनल फेल्योर वगैरह हो सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे रीजन्स आपको बताए गए। अगला देखिए इसी के अंदर पोस्ट रीनल फेल्योर, रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। यूरिन के फ्लो में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बाधा आ जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पोस्ट रीनल फेल्योर। यानी कि पोस्ट रीनल फेल्योर कब होगा? जब यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए इंट्रा रीनल फेल्योर, रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी द किडनीज themselves, ischemia, toxins, immunologic processes, systemic and vascular disorders। इंट्रारीनल फेल्योर कब होगा? जब किडनी में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, जैसे जिसकी वजह से क्या हो सकता है? इस्चेमिया हो सकता है, और इस्चेमिया की वजह से इंट्रारीनल फेल्योर हो सकता है। टॉक्सिन्स हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेसेस ये इसका रीजन हो सकता है, सिस्टेमिक और वैस्कुलर डिसऑर्डर्स ये भी इंट्रारीनल फेल्योर के रीजन्स हो सकते हैं। आगे देखिए द डिजीज प्रोग्रेशन थ्रू द 3 क्लिनिकल डिस्टिंक्ट फेजेज विच इज ओलिगोरिक, एन्यूरिक, diuretic and recovery, distinguished primarily by changes in urine volume and BUN and creatinine levels। जो डिजीज़ की प्रोग्रेस है वो 3 क्लिनिकली डिस्टिंक्ट फेज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ओलिगोरिक, एन्यूरिक, सेकेंड है डायूरेटिक एंड थर्ड है रिकवरी। तो ये अलग अलग यहाँ पे फेज़ वगैरह आपको बताई गई है, जिसमें जो यूरिन वॉल्यूम है, चाहे BUN की वॉल्यूम हो या फिर क्रेटिनिन लेवल हो, इनमें चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, इसके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। आगे देखिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ARF includes dysrhythmia, increased susceptibility to infection, electrolyte abnormalities, GI bleeding due to stress ulcer and multiple organ failure। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें एक्यूट रीनल फेल्योर की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? डिसरिथमिया पर्सन को हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। और ससेप्टिबिलिटी जो है इन्फेक्शन की, मतलब बार बार व्यक्ति जो है वो बीमार होता रहेगा, तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है इन्फेक्शन की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस वगैरह हुई, मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी। साथ साथ GI ब्लीडिंग भी हो सकती है, किसकी वजह से? स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस अल्सर की वजह से। पर्सन को स्ट्रेस रहेगा कि मेरे को इतनी बड़ी गंभीर बीमारी हो रखी है या फिर ऐसा ऐसा हो रखा है, तो स्ट्रेस की वजह से अल्सर होगा और उस अल्सर से GI ब्लीडिंग हो सकती है। एंड मल्टीपल जो अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो भी फेल हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है ARF के। अनट्रीटेड ARF
can also progression to chronic renal failure and end stage liver disease and death from uremia and related cause। अगर ARF को ठीक नहीं किया जाए और इसकी प्रोग्रेस कंटिन्यूस होती रहे तो इसकी वजह से क्रॉनिक रिनल फेलियर हो सकता है और एंड स्टेज रिनल डिजीज भी हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है यूरेमिया की वजह से। ब्लड में जो यूरिया है उसका लेवल बढ़ जाएगा और इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है और इससे रिलेटेड कोई अलग कारण भी हो सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो सवाल पूछे गए वो देख लेते हैं। फेल्योर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्यूट रिनल फेल्योर इज करेक्टराइज्ड बाय ए मार्क्ड डिक्रीज इन रिनल ब्लड फ्लो। अगर एक्यूट रिनल फेल्योर किसी पर्सन को होता है तो मोस्टली करेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसमें जो रिनल ब्लड फ्लो है उसके अंदर किस चीज़ का मतलब जो रिनल ब्लड फ्लो है वो अगर डिक्रीज हो जाता है तो ये किस टाइप का रिनल फेल्योर है। अभी अलग अलग हमने पढ़ा था, प्री रिनल, इंट्रा रिनल, पोस्ट रिनल, ये सभी हमने पढ़ा था अलग अलग। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ प्री रिनल फेल्योर। तो जो प्री रिनल होगा वो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज। अगर यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, ऑलिग्यूरिया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 500 ml से भी कम यूरिन पास आउट अगर 24 घंटे के अंदर कोई पर्सन कर रहा है तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, ऑलिग्यूरिया। और एक टर्म और होती है एन्यूरिया, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। एन्यूरिया का मतलब होता है लेस देन 100 ml। अगर 100 ml से भी कम यूरिन पास आउट 24 घंटे के अंदर कोई पर्सन कर रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है एन्यूरिया। अगला सवाल देखिए इसी टॉपिक से। What refers to elevation in nitrogenous waste BU and creatinine। मतलब किसको रेफ़र करते हैं अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ जाए, जैसे BUN है, क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है और क्रिएटिनिन का लेवल अगर बढ़ जाए तो ये किसको रेफ़र करेंगे, कौन सी टर्म अभी मैंने आपको एक बताई थी। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड एजोटेमिया। ये किसको रेफ़र करेंगे, एजोटेमिया। मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट अगर एलिवेट हो जाए, बढ़ जाए अगर ब्लड के अंदर तो इस टर्म को बोलेंगे एजोटेमिया। अगला सवाल देखिए एक्यूट रिनल फेल्योर से ही है। सवाल में पूछा गया है प्री रिनल फेल्योर इज मैनिफेस्टेशन बाय ए शार्प डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट एंड ए डिसप्रोपोर्शनेट एलिवेशन ऑफ डेज इन रिलेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन लेवल। देखिए यहाँ पे प्री रिनल फेल्योर के मैनिफेस्टेशंस दिए गए हैं और वही मैनिफेस्टेशन आपको पूछा गया है प्री रिनल फेल्योर का। अगर शार्प डिक्रीज यूरिन आउटपुट तो डिक्रीज हो ही रहा है प्री रिनल फेल्योर के अंदर, साथ ही साथ डिसप्रोपोर्शनेट एलिवेशन ऑफ, कौन सी चीज़ बढ़ेगी, अगर यूरिन आउटपुट अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है यानी जो BUN है उसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एलिवेट हो जाएगा इन रिलेशन टू सीरम क्रिएटिनिन लेवल। जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है उसकी बजाय जो BUN लेवल है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा, किस कंडीशन में, प्री रिनल फेल्योर के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस पार्ट का और आज की इस वीडियो का, और आज हमारा ये कंप्लीट पेपर हो जाता है। सेकंड जो शिफ्ट का पेपर है वो बहुत जल्द हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट रिनल फेल्योर कैन लीड टू, कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपको अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में कि ये क्रॉनिक रिनल फेल्योर कर सकता है, एंड स्टेज रिनल डिजीज कर सकता है, डेथ भी कर सकता है, और ये साथ साथ मल्टीपल ऑर्गन्स जो है फेल्योर वगैरह ये भी कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पे आपको पूछा गया कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट रिनल फेल्योर कैन लीड टू, जो भी एक्यूट रिनल फेल्योर के जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो किसकी वजह से होंगे। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फोर्थ ऑर्गन फेल्योर। अगर मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो जाए तो उसकी वजह से एक्यूट रिनल फेल्योर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको उन पर्सन्स के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये थे अपने 70 क्वेश्चंस, जो लास्ट तक जो 20 क्वेश्चंस बचे थे वो सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं आज, और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, और साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों NVS के सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ, और SGPGI का पेपर भी बहुत जल्द हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।